हेलो गाइस, दिस इज़ मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 27। ठीक है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ, हमारा जो इस लेक्चर का टॉपिक होगा इफ़ेक्ट ऑफ, हमने इससे पहले 26 लेक्चर कर लिए हैं। ठीक है, जो हमारा जो लास्ट लेक्चर था इट इज़ ऑल अबाउट द कैपेसिटर। हमने टाइप डिस्कस किए थे कैपेसिटर के, कौन कौन से टाइप होते हैं और उनका हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया था। ये जो लेक्चर होंगे ये IIT जैम और नेट JRF दोनों के लिए यूज़फुल होंगे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। कैपेसिटर पे डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होगा ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है हमारे पास, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो व्हाट इज़ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा, दो प्लेट्स होगी, दो कंडक्टिंग प्लेट्स होगी हमारे पास। ठीक है, दोनों कुछ डिस्टेंस पे हमने रखी है, दो कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक है, दोनों कुछ डिस्टेंस पे रखी है। कंडक्टिंग प्लेट को मैंने ये पहले भी बताया है तुम्हें, अर्लियर लेक्चर में ये अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यदि कोई भी कंडक्टिंग प्लेट है तो उसको मान सकते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, और दो प्लेट आपस में पास में रखी है तो उन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होगा वो भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चार्ज का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मान लो इस पर हमने Q1 चार्ज दिया, इस पर Q2 चार्ज दिया, तो दोनों प्लेट पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये हमने कैलकुलेट भी किया हुआ है अर्लियर वीडियो में। जिसने वीडियो नहीं देखी अर्लियर वीडियो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गॉस लॉ की जो थर्ड एप्लीकेशन थी वो जाके देखें, वो हमने अच्छे से डिस्कस की हुई है। जो आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा वो होगा Q1 + Q2/2। दोनों प्लेट के आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा ये हमने डिस्कस किया। और जो इनर सरफेस पे चार्ज होगा यहाँ पे होगा Q1 - Q2/2 और इस प्लेट पे होगा -Q1 - Q2/2। तो कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में हम दोनों प्लेट को सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज देते हैं लेकिन नेचर अपोजिट होता है उनका। एक को Q दिया तो दूसरे को हम -Q चार्ज देंगे। तो इस फॉर्मूले से डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे पास जो आउटर सरफेस होगा उस पर 0 चार्ज आएगा और जो इनर सरफेस होगा इस पर Q चार्ज होगा और इस पर -Q चार्ज होगा। ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी इनर सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इसका कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट किया था इस कैपेसिटर का। व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये रिकैप ले रहे हैं हम जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। कैपेसिटेंस क्या होगा इसका, ε0A/d। और यहाँ पे जो A था इट इज़ द एरिया ऑफ प्लेट। एरिया ऑफ प्लेट, दोनों प्लेट का एरिया सेम था। और D था सेपरेशन, दोनों प्लेट के बीच की क्या सेपरेशन। और C था कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है चार्ज को स्टोर करने की, क्या कैपेसिटी है उसको चार्ज को स्टोर करने की। तो आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील कर दें तो कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होगा, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, क्या इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी या कैपेसिटी कम होगी, वो सब हम चीज़ें चेक करते हैं। ठीक है, तो मान लो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, एक यूनिफॉर्म आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक है। मान लो हमारे पास एक यूनिफॉर्म आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। यूनिफॉर्म आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक का मतलब जिसकी हर एक डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी हो। ठीक है, जिसकी डेंसिटी सेम हो, प्रॉपर्टी सेम हो हर एक डायरेक्शन में, उसको कहेंगे हम यूनिफॉर्म आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। अब इस डाइलेक्ट्रिक को हम क्या करेंगे, कैपेसिटर के अंदर फिल कर देंगे। ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक को हम कैपेसिटर के अंदर फिल कर देंगे। सो वी हैव ए कैपेसिटर। ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो प्लेट है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक फिल कर देंगे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया। ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसको हमने कैपेसिटर के अंदर फिल कर दिया। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है हमारे पास जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है लेट्स से इट इज़ εr। इस प्लेट पे अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ये हमें पहले से पता है, जिसे हम फ्री चार्ज कहेंगे। ये हमारे पास फ्री चार्ज होगा जो प्लेट पे पहले से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया। अब क्या होगा, इस देखो जो डाइलेक्ट्रिक जो हमारी कैपेसिटर की प्लेट थी इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड था पहले से। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, σ/ε0। और सिग्मा क्या है यहाँ पे, फ्री चार्ज डेंसिटी जो प्लेट पे पहले से थी, फ्री चार्ज डेंसिटी, उनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था σ/ε0, पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था।
ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, अब क्या होगा देखो, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह बिहेव करेगा, इट बिहेव लाइक ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जो डाइलेक्ट्रिक है उसको पोलराइज करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, इस डायरेक्शन में डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज करेगा, इसमें जो मॉलिक्यूल होंगे वो इस डायरेक्शन में सभी अलाइन होने लगेंगे, जो मॉलिक्यूल है वो अलाइन होने लगेंगे इन द फील्ड, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं, तो जो सभी मॉलिक्यूल है वो अलाइन होने लगेंगे। अलाइन होंगे जो सेंटर वाला चार्ज है, क्योंकि आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक है, यूनिफॉर्म आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक है, तो हमें पता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी 0 होगी। वॉल्यूम बाउंड, ये हमने पहले डिस्कस किया है, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी ये 0 होगी, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी, बिकॉज क्योंकि यूनिफॉर्म आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो इसके सरफेस पे रहेगा, तो मतलब एक एक्स्ट्रा बाउंड चार्ज क्रिएट हो जाएगा। उस बाउंड चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास जो सिनेरियो होगा कैपेसिटर का वो कुछ इस टाइप से होगा। ये हमारे पास कैपेसिटर है, इसकी 2 प्लेट है, ठीक है। एक तो फ्री चार्ज है, ये तो फ्री चार्ज डेंसिटी है जो सिग्मा फ्री, जिसको सिग्मा एफ से लिख सकते हैं हम, सिग्मा एफ से भी लिख सकते हो। और एक अंदर बाउंड चार्ज प्रोड्यूस होगा इसके अंदर, ठीक है। एक अंदर बाउंड चार्ज हमारे पास इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा। वो बाउंड चार्ज यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव होगा। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है बाउंड चार्ज का वो फ्री चार्ज से कम होगा, ऑब्वियसली कम होगा। और कितना कम होगा वो हमने फॉर्मूला भी कैलकुलेट किया हुआ है, जो हमारा फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज में एक रिलेशन भी हमने कैलकुलेट किया था अर्लियर वीडियो में। एक्चुअल में कम ही होता है ये, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा बाउंड चार्ज की वजह से। बाउंड चार्ज की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से इट इज़ E2 प्रोड्यूस हो रहा है बाउंड चार्ज की वजह से। और E1 था हमारे पास जो फ्री चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था। और E2 हो रहा है सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा बी है यहाँ पे बाउंड चार्ज डेंसिटी, बाउंड चार्ज डेंसिटी। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने कैलकुलेट भी की थी, ठीक है। बाउंड चार्ज डेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब हमने डाइलेक्ट्रिक के हम लेक्चर कर रहे थे तो वहाँ पे डिस्कस किया था। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा हमारे पास, ई नोट मान लेते हैं उसको, ई नोट इक्वल टू E1 माइनस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने से क्या होगा, जो दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी। और इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस dV/dx, यदि हम इस डायरेक्शन को x डायरेक्शन ले तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस dV/dx, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जितना कम होगा, पोटेंशियल जो डिफरेंस है 2 पॉइंट के बीच में वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है हाउ पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, मतलब व्हाट इज़ द रेट ऑफ पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल की रेट क्या डिक्रीज होने की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना कम होगा रेट उतनी कम होगी, रेट जितनी कम होगी और 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल उतना ही, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही कम होगा। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इन 2 प्लेट्स के बीच में ये A पॉइंट मान लो, ये B पॉइंट मान लो, पहले पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास ज़्यादा था, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E0 होगी और E0 की वैल्यू E1 से कम है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E1 था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट के बीच में वो कम हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस विल रिड्यूस। पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा तो क्या होगा, इसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा इसकी मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यदि इसको आइसोलेटेड कैपेसिटर माने तो इस पर चार्ज तो कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा, पोटेंशियल कम होने से इसकी कैपेसिटी है इंक्रीज हो जाएगी। तो कैपेसिटी कितनी इंक्रीज होगी हमें वो कैलकुलेट करना है। तो हम पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पहले वो कैलकुलेट करते हैं और वहाँ से हम कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तभी हम पोटेंशियल निकाल पाएंगे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जब डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है।
और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए बाउंड चार्ज की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन वी डोंट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द बाउंड चार्ज, सो वी कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिकॉज वी हैव नॉलेज अबाउट द फ्री चार्ज डेंसिटी, सो वी कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, वहाँ से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और हम कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे। कैपेसिटी की, और सभी को पता है क्या कैपेसिटी होगी, क्योंकि ये बचपन में पढ़ते आ रहे हो 12th क्लास से तुम। देखो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है हमारे कैपेसिटी कैलकुलेट करने का। वैसे तो तुम्हें पता है एप्सिलॉन आर टाइम सी नोट कैपेसिटी होगी, एप्सिलॉन आर टाइम बढ़ जाएगी कैपेसिटी, लेकिन वो ऐसा क्यों आता है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास वही कैपेसिटर है, डबल प्लेट जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है हमने, इसकी हमें कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसके अंदर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है हमारे पास। हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें पता है डी डॉट एन डी एस इक्वल टू सी क्यू एफ फ्री चार्ज। ये हमने, ये फॉर्मूला सभी को पता होगा, ये हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है डाइलेक्ट्रिक के चैप्टर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक गाउसियन सरफेस लेंगे इस टाइप का, एक गाउसियन सरफेस लेंगे इस टाइप का, एक गाउसियन सरफेस लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि जो फ्री चार्ज है वो इस इंटरफेस पे है। एक सेकंड मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, और भी ज़्यादा समझ आएगा। क्योंकि देखो ये जो फ्री चार्ज है वो इस सरफेस पे, इस सरफेस पे फ्री चार्ज है। मान लो इसका एरिया S है, इसको S1 ले लेते हैं, इसको S2 ले लेते हैं, इसको S3 ले लेते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेट। परपेंडिकुलर टू द प्लेट होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी डॉट डी एस, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं डी डॉट एन डी एस S1। तीनों सरफेस के लिए अलग अलग लिख सकते हैं, ये बचपन में किया है तुमने सभी ने S2, और हमने काफ़ी सभी लेक्चर में लगभग ऐसा काम किया है, तो सभी को पता है कैसे गाउसियन सरफेस लेंगे, व्हाट शुड बी प्रॉपर्टी ऑफ गाउसियन सरफेस, और सब कुछ, मतलब गाउसियन जो लॉ है, गाउस लॉ है, उसको कैसे यूज़ करते हैं टू फाइंड द वेक्टर क्वांटिटी, वो हमने काफ़ी डिस्कस किया है, हर जगह डिस्कस किया है। और फ्री चार्ज है इसमें सिग्मा एफ इंटू एस, सिग्मा एफ इंटू एस, ये फ्री चार्ज है हमारे पास। अब देखो जो S1 S2 जो है वो प्लेट के अंदर है, S2 है वो, S2 जो सरफेस है वो प्लेट के अंदर है, कंडक्टर प्लेट के अंदर है। कंडक्टर प्लेट के अंदर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी जीरो होगा कंडक्टिंग प्लेट के अंदर। S3 पे वैसे ही जीरो हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन है एन कैप की डी के, तो S1 S2 और S3 तो डायरेक्ट जीरो हो जाएंगे। S1 बचेगा, S1 में D इंटू एस, ठीक है, D इंटू एस, ये आ जाएगा सिग्मा एफ इंटू एस। ठीक है, D इंटू एस लिख सकते हैं इसको, क्योंकि D और S जो हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा S1 पे, वो इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और दोनों इसी डायरेक्शन में, कोस थीटा जीरो हो जाएगा, बाहर आ जाएगा D क्योंकि कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ऐसे काम बहुत किए हैं हमने और काफ़ी जगह किए हैं, तो सभी को पता होगा ये। ठीक है, तो D इंटू एस सिग्मा एफ इंटू एस, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ। दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनसाइड ए कैपेसिटर। अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है उसको कंसिडर करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन होता है, डी बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये हमने रिलेशन पढ़ा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट लिख रहे हैं, बेसिकली हम ई नोट लिख रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई नोट से लिख रहे हैं। जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वह ई नोट इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारे पास ई डॉट डी आर, ठीक है, माइनस ई डॉट डी आर लिखते हैं। वैसे इसको एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें ई इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस सेपरेशन, दोनों प्लेट के बीच की जो सेपरेशन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नोट अब हमारे पास, क्योंकि अब हम ये पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक हम ये पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा ई नोट इंटू डी। एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ, ई नोट इंटू डी। ठीक है, ई नोट हमारे पास सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी, ये हमारे पास पोटेंशियल होगा। ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल होगा। ठीक है, पोटेंशियल आ गया और हमें सिग्मा एफ पता है। सिग्मा एफ क्या है, क्यू बाय ए। क्यू है यहाँ पे फ्री चार्ज, क्यू है
फ्री। आई थिंक पेन की थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है, इसको कम करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास फ्री चार्ज। ठीक है, इसको हम पुट कर देंगे Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी। और Q आ जाएगा हमारे पास, Q आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी इंटू वी। ये हमारे पास चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये चार्ज आ जाएगा। देखो पोटेंशियल कम हो चुका था, देखो चार्ज का फॉर्मूला होता है सी वी। फॉर आइसोलेटेड कैपेसिटर पोटेंशियल कम हो चुका था क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो चुका था। ये एक्चुअल में ये जो V है ये पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ नॉट ए पोटेंशियल, इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसको हमेशा याद रखना। सिंगल पोटेंशियल नहीं है, इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। बार बार बता रहा हूँ ये मैं तुम्हें, पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये सिंगल पोटेंशियल नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्ट लिंक है वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। सिंगल पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है वो सिंगल किसी पॉइंट पे पोटेंशियल से नहीं होगा, कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस से होगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि वो उसका ग्रेडियंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास जो कैपेसिटी है, तो हमें देखो पोटेंशियल कम हो गया, चार्ज कांस्टेंट था आइसोलेटेड कैपेसिटर, तो C बढ़ेगा तो कैपेसिटी ऑलवेज बढ़ेगी। तो ये कैपेसिटी होगी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और इसको एप्सिलॉन आर इंटू सी नॉट। सी नॉट था जब खाली कैपेसिटर था, तब हमारे पास जो कैपेसिटी थी वो थी एप्सिलॉन आर सी नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास है जो कैपेसिटी एक्चुअल में वो बढ़ जाएगी, मतलब ये ज़्यादा अब चार्ज स्टोर कर सकता है। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यदि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, देखो ये कैपेसिटर है हमारे पास, इस पर चार्ज है हमारे पास, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है। ठीक है, जैसे ही हमने देखो इसका एक पोटेंशियल था, इस पर चार्ज था CV। फॉर आइसोलेटेड कैपेसिटर की यदि हम बात करें और इससे एक बैटरी कनेक्टेड है, मान लो एक बैटरी कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल V है, तो इसका ही पोटेंशियल V होगा। तो जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं, इस कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। मान लो जैसे पहले 5 वोल्ट इसका पोटेंशियल था, पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट था, यहाँ 5 वोल्ट था पहले। तो क्या होगा, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट से कम हो जाता है, जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट से कम हो जाएगा। पोटेंशियल कम हो जाएगा, बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, कैपेसिटर का पोटेंशियल कम हो जाएगा और कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, ये बैटरी दोबारा इसको चार्ज ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करेगी, और ये कब तक चार्ज ट्रांसफ़र करेगी, जब उसका पोटेंशियल दोबारा 5 वोल्ट ना हो जाए, लेकिन कैपेसिटी बढ़ चुकी है। कैपेसिटी बढ़ चुकी है और दोबारा बैटरी चार्ज ड्राइव करेगी और चार्ज की वैल्यू यहाँ पे और बढ़ेगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, तो जो चार्ज है ऑब्वियसली वो इंक्रीज़ होगा यहाँ पे। तो मतलब कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है बढ़ चुकी है, इसकी वजह से जो चार्ज है वो इंक्रीज़ होगा यहाँ पे। ठीक, इसी तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर होगा और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होगा। तो स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करो, तो इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात करो, दोनों की जो कैपेसिटी है वो एप्सिलॉन आर टाइम इनिशियल कैपेसिटी हो जाएगी यदि उनके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया है। इस पे क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और भी ज़्यादा क्लियर होगा तुम्हें ये। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, हमने जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है, इसमें केस है हमने जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है, ठीक है, वो कम्प्लीटली कैपेसिटर का जो वॉल्यूम है उसको कम्प्लीटली कवर नहीं कर रही है। पतली सी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, मान लो ये कैपेसिटर है हमारे पास, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये डिस्टेंस D है जो इसका सेपरेशन, एक प्लेट रख दी हमने T थिकनेस की। ठीक है, T थिकनेस की हमने यहाँ पे एक प्लेट रख दी और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमारे पास। इस पर पॉजिटिव चार्ज है हमें पता है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, देखो जहाँ तक डाइलेक्ट्रिक है वहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे दो रीज़न है, ये जो रीज़न है ये वाला और ये वाला जो रीज़न है, ये तो वैक्यूम है हमारे पास, जहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ये भी वैक्यूम है हमारे पास, और ये रीजन डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो हम क्या करेंगे, हमें पोटेंशियल निकालने से मतलब है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा फ्री चार्ज डेंसिटी है। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा हमें पता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कैलकुलेट किया था हमने, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन आर है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। और पोटेंशियल हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस,
पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो हमें देखो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए पहले हम वैक्यूम का पोटेंशियल, वैक्यूम है जो, वैक्यूम का टोटल क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, इन वैक्यूम पॉइंट का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो वैक्यूम के लिए जो पोटेंशियल होगा हमारे पास, वैसे तो जो नेट पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं, जो टोटल पोटेंशियल है वो सभी का सम ही होगा बेसिकली, ठीक है। देखो यहाँ पोटेंशियल डिक्रीज़ हो चुका है, इस रीजन में पोटेंशियल डिक्रीज़ हो चुका है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो चुका है। जो जहाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है हमने, इस रीजन में पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ हो चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट के दोनों किनारों पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम है, तो इसको हमें अलग से लेके चलना पड़ेगा, और वैक्यूम है उसको अलग से लेके चलना पड़ेगा। जो नेट पोटेंशियल उसको हम ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम इनटू थिकनेस। वैक्यूम की थिकनेस कितनी है, डी माइनस टी। वैक्यूम की जो थिकनेस है वो हमारे पास है डी माइनस टी, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक इनटू डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस, ये हमारे पास पोटेंशियल होगा। तो वैक्यूम है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ये आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू टी, ये पोटेंशियल होगा हमारे पास इन जनरल, जो टोटल पोटेंशियल होगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टी प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टी, ये लिख सकते हैं हम इसको। तो हमारे पास जो पोटेंशियल आ रहा है वही आ रहा है, ठीक है। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, डी माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर, ठीक है, ये वी आ रहा है हमारे पास। तो सिग्मा को हम लिख सकते हैं क्यू बाय ए डी माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर, ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा। क्यू क्या आएगा हमारे पास, क्यू आएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर इंटू वी। अब हमें चार्ज का फॉर्मूला पता है सी वी, तो ये हमारा कैपेसिटेंस होगा। तो कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर, ये हमारा कैपेसिटेंस होगा कैपेसिटर का, जिसके अंदर एक थिक पतली प्लेट रखी हुई है जिसने बहुत ही कम एरिया कवर किया हुआ है कैपेसिटर का। तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो ये कैपेसिटेंस होगा। कैपेसिटेंस ऑब्वियसली डिक्रीज़ करेगा ही, कैपेसिटेंस उसका भी डिक्रीज़ कर ही रहा है, क्योंकि फुल भर देंगे तो ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा, कम भर देंगे तो भी डिक्रीज़ करेगा ही। डाइलेक्ट्रिक है तो डिक्रीज़ करेगा ही, ऐसे नहीं इंक्रीज़ कर जाएगा। सॉरी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करेगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज़ नहीं करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा। पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा उन दो पॉइंट्स के बीच में, उन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल है वो डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस रीजन में वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है वो, इसका जो इफेक्ट है वो इन प्लेट्स पे पड़ेगा, और जो चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसको सोच के देखना थोड़ा सा। देखो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हुआ उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल अपने आप डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। उन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ऑलरेडी डिक्रीज़ हो चुका। मान लो देखो, जैसे इसको थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। देखो क्या हो रहा है, ये कैपेसिटर है हमारे पास, इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेट रखी हुई है, ये डाइलेक्ट्रिक प्लेट है हमारे पास टी थिकनेस की। देखो पहले पोटेंशियल था, मान लो यहाँ 10 वोल्ट था, यहाँ 5 वोल्ट था, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 5 वोल्ट। मतलब इस प्लेट से जब इस प्लेट तक हम आ रहे थे तो 5 वोल्ट में 5 वोल्ट पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 5 वोल्ट। अब देखो बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गई, मान लो यहाँ से यहाँ तक हम पहुँचे तो पोटेंशियल हो गया हमारा 8 वोल्ट। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं थी तब यहाँ से यहाँ 8 वोल्ट हो गया, फिर हमारा 7 वोल्ट हो गया, फिर 6 वोल्ट हो गया, फिर 5 वोल्ट हो गया, ऐसा पोटेंशियल डिक्रीज़ किया। तो अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब होने की वजह से क्या हुआ, ये जो रीजन है यहाँ पे पोटेंशियल और ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है। पहले यहाँ पे मान लो, पहले ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, जब हमारे पास कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं थी, ए पॉइंट पे पोटेंशियल था मान लो 8 वोल्ट, बी पॉइंट पे पोटेंशियल था मान लो 6 वोल्ट, और आखिरी तक पोटेंशियल हो गया। जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं ली तो पोटेंशियल कैसे डिक्रीज़ कर रहा है, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, इस टाइप से पोटेंशियल डिक्रीज़ कर रहा है। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी तो ए के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा, हो सकता है वो 5 वोल्ट ही डिक्रीज़ कर जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज़ हो चुकी है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ होगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच में वो कम होगा। 8 से हो सकता है अब यहाँ 7 वोल्ट ही हो, ठीक है, 8 से हो सकता है अब 7 वोल्ट ही, तो पोटेंशियल है वो इंक्रीज़, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस रीजन में क्या हो रहा है, 10 वोल्ट से 8 वोल्ट तक आगे हम
8 वोल्ट से जब हम पहले 6 वोल्ट तक जा रहे थे, जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं थी। अब जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो चुका है, जो पोटेंशियल में जो डिक्रीज़ हो रहा है उसकी रेट कम हो जाएगी। उसकी रेट कम होने की वजह से क्या पोटेंशियल हो सकता है अब 8 वोल्ट से 6 वोल्ट तक जाए ना, 8 से वो 7 तक ही जाए, फिर 7 से आगे 1 वोल्ट गिरा है तो 7 से 6 हो जाए। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 से 6 कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, 4 वोल्ट। पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था हमारे पास, 5 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो चुका है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से। मतलब ये इसके अंदर कहानी हो रही है, मतलब स्लैब रखने से, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अब हम इसमें नेक्स्ट केस करते हैं। हमारे पास n स्लैब्स रखी हो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर, n स्लैब्स रखी हो हमारे पास कैपेसिटर के अंदर, सॉरी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर नहीं, कैपेसिटर के अंदर हमारे पास n स्लैब रखी हो। ये कैपेसिटर है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इसके अंदर हमने n स्लैब रखी हो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, सभी स्लैब है हमारे पास। ये फर्स्ट स्लैब है हमारे पास, ये सेकंड स्लैब है हमारे पास, सभी की थिकनेस भी अलग अलग है, कोई भी गैप नहीं है, इनको कम्प्लीटली इन्होंने फिल किया हुआ है कैपेसिटर को। ये अलग अलग स्लैब हमने यहाँ थिकनेस T1, T2, T3 ऐसे सभी की, Tn डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पोटेंशियल क्या होगा दोनों प्लेट के बीच में, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल होगा हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी पॉइंट के बीच में, वो होगा हमारे पास, इसको वी से भी लिख देते हैं हम डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस को। वो होगा हमारे पास, देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अलग अलग कैलकुलेट करेंगे सभी भी, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी आ रही है, सभी का पोटेंशियल अलग अलग कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं डिक्रीज़ कर रहा, अलग अलग तरीके से डिक्रीज़ कर रहा है ऑब्वियसली, लेकिन अलग अलग तरीके से डिक्रीज़ कर रहा है। तो उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस मीडियम में हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लो फर्स्ट प्लेट में हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 इंटू उसकी थिकनेस T1, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फ्री चार्ज से ही हम लिखते हैं, नीचे एप्सिलॉन R आ गया, मतलब वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन ये फ्री चार्ज डेंसिटी होती है जो प्लेट्स के ऊपर है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। तो ये आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 T2 प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Rn Tn। ये हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा। सिग्मा को हम लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, सिग्मा को लिख सकते हैं Q बाय A, एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, T1 बाय एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बाय एप्सिलॉन R2 प्लस Tn बाय एप्सिलॉन Rn। ये हमारे पास आ जाएगा, ये पोटेंशियल होगा। तो Q क्या आ जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 बाय एप्सिलॉन R1, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, T2 बाय एप्सिलॉन R2 Tn बाय एप्सिलॉन Rn, ठीक है, इंटू V। ये हमारे पास Q का फॉर्मूला आ जाएगा। अब हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो C कितना है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 बाय एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बाय एप्सिलॉन R2 प्लस T3 बाय एप्सिलॉन R3 प्लस Tn बाय एप्सिलॉन Rn, ठीक है। ये इन जनरल फार्मूला, इसको याद रखना, और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इस फार्मूले को याद रखना। इस पर क्वेश्चन करते हैं, इसका यूज़ कैसे करेंगे इस फार्मूले का, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस फार्मूले को तुम्हें याद रख। देखो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दिस इज़ आर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके अंदर हमने दो प्लेट्स रखी हुई है, इसकी जो सेपरेशन है वो D है। इसके अंदर हमने दो प्लेट्स रखी हुई है, दोनों प्लेट की थिकनेस सेम है, इसकी भी थिकनेस T है, ये फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये सेकंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसकी भी थिकनेस T है। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन R है। दोनों प्लेट का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन है। तो हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है इनकी, जो टोटल कैपेसिटेंस है वो फाइंड करना है हमें इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, देखो कैपेसिटेंस क्या होगा, यहाँ पे तीन रीजन है बेसिकली, दो डाइलेक्ट्रिक रीजन एक वैक्यूम है, तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, ठीक। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A। पहले वैक्यूम की बात कर लेते हैं, वैक्यूम की थिकनेस कितनी है, D माइनस 2T। वैक्यूम की थिकनेस है D माइनस 2T, वैक्यूम की थिकनेस ले ली हमने D माइनस 2T अपॉन 1। वैक्यूम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 1 है, ठीक है, इसलिए इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारे पास 2T अपॉन एप्सिलॉन R, क्योंकि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है दोनों सेम है,
तो उसकी टोटल थिकनेस कितनी है 2t अपॉन एप्सिलॉन आर। यदि दोनों थिकनेस अलग अलग होती और दोनों डाइलेक्ट्रिक मीडियम अलग अलग होते तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके दो अलग अलग तरीक़ों से लिखते हैं, लेकिन हम कंबाइन लिख सकते हैं। तो कितना आएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस 2t प्लस 2t बाई एप्सिलॉन आर। ये हमारे पास कैपेसिटेंस आएगा। इस पर क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा और क्वेश्चन करते हैं इस पर। देखो अब देखो हमें पता है जब भी दो कैपेसिटर है उनको, ये तुम्हें पता होगा, जब भी दो कैपेसिटर है उनको सीरीज़ में हम जोड़ते हैं, दो कैपेसिटर को जब हम सीरीज़ में जोड़ते हैं तो इसका जो कंबाइंड कैपेसिटेंस होगा वो होगा C1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C2 जो नेट कैपेसिटेंस। यदि इनको पैरेलल में जोड़ते हैं हम दोनों कैपेसिटर को तो इनका जो टोटल कैपेसिटेंस होगा वो होगा C=C1 प्लस C2। इस सभी के बारे में तुम्हें नॉलेज होगी, ठीक है। जो हमारा जो नेट कैपेसिटेंस है वो होगा C1 प्लस C2 और सीरीज़ में जोड़ते हैं तो क्या होगा 1/C=1/C1 प्लस 1/C2। इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखो डाइलेक्ट्रिक मीडियम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे इस पर हम। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट गिवन है, 2 पैरेलल प्लेट गिवन है, इनके बीच में 2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने रखे हैं। ये फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम है हमारे पास जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R1 और जिसकी थिकनेस है D1। ये जो थिकनेस है ये है D1। ये सेकंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R2 और इसकी थिकनेस है D2। ये 2 पॉइंट है, A पॉइंट और B पॉइंट, ठीक है। और इसकी जो टोटल इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये पहली प्लेट है कैपेसिटर की सिग्मा, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी फ्री चार्ज डेंसिटी इस पे है माइनस सिग्मा, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, प्लेट का एरिया A है, A इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट, तो हमें नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, एरिया ऑफ द प्लेट। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, नेट कैपेसिटेंस यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, देखो इसको सोल्व करो। नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, देखो नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, ये हमारी फर्स्ट प्लेट है तो इसको हम ये लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A C=, देखो दोनों का एरिया अलग अलग है, दोनों का जो डिस्टेंस है दोनों की वो अलग अलग है, D1 D2, ठीक है। तो हम ये इसको क्या कर सकते हैं, C=, एप्सिलॉन नॉट A जो जनरल फार्मूला था हमारे पास, ये थिकनेस है D1 बाई एप्सिलॉन R1 प्लस D2 बाई एप्सिलॉन R2। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन होगा, आंसर होगा ये हमारा D1 बाई एप्सिलॉन R1, क्योंकि एरिया सेम है, दोनों का एरिया सेम है। देखो ये एरिया है, दोनों जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उनका एरिया सेम है, ये जो ये वाला एरिया था ये सेम है, लेकिन थिकनेस अलग अलग है। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, हम ये भी मान सकते हैं ये दो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है और दोनों सीरीज़ में लगा रखे हैं। इसका कैपेसिटेंस होगा, जो फर्स्ट है हमारा, इसका कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट R1 A अपॉन D1, और जो सेकंड है इसका कैपेसिटेंस होगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A बाय, दोनों का एरिया सेम है, थिकनेस अलग अलग है, हम भी इनको ऐड कर देंगे 1/C1 प्लस 1/C2, ये टोटल आ जाएगा और सेम ही आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना इसको चाहिए, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना और ये हमारे पास सेम ही आएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D1 बाय एप्सिलॉन R1 प्लस D2 बाय एप्सिलॉन R2। इसी क्वेश्चन को देखो आगे बढ़ाते हैं, इसमें ये करते हैं, यदि हम ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हमारे पास ये देखो ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है, ये इसकी नेगेटिव प्लेट है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा और माइनस सिग्मा है, इसमें हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें, ठीक है। ये अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम है हमारे पास और ये अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम है हमारे पास, दोनों अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम है हमारे पास। इसका एप्सिलॉन R1, इसका एप्सिलॉन R2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इस पॉइंट के बीच में हम A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं और इन दोनों का एरिया, एक का A1 है और इसका एरिया A2 है। टोटल एरिया तो A है प्लेट का, लेकिन ये है A1 और A2। अब इसको हम ऐसा भी मान सकते हैं, दो कैपेसिटर है और दोनों पैरेलल फॉर्म में कंबाइन है, ऐसा भी इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। जो फर्स्ट है कैपेसिटर उसका जो C1 कैपेसिटेंस है, दूसरे का C2 है, जो C1 होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A1 अपॉन D सेम है। देखो दोनों कैपेसिटर की जो थिकनेस है, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है वो सेम है, लेकिन एरिया अलग अलग है यहाँ पे। तो D आ जाएगा, C2 आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A2 बाई D। तो क्या आएगा, ये जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो ऐड हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तुम्हें दिख ही रहा है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सेम पोटेंशियल पे है दोनों, इस प्लेट का और इस प्लेट का पोटेंशियल सेम है, इस प्लेट का और इस प्लेट का पोटेंशियल सेम है। तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट बाई D एप्सिलॉन R1 A1 प्लस एप्सिलॉन R2 A2। इस तरीके से हम कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए दे देता हूँ, वो क्वेश्चन तुम घर पे सॉल्व करना। ठीक है, हमारे पास इस टाइप से एक, ये तुम घर पे सॉल्व करना। ये हमारे पास प्लेट्स है, ये हाफ रीजन हमने फिल किया हुआ है, ये डाइलेक्ट्रिक हमारा एप्सिलॉन R1 है, ये एप्सिलॉन R1 डाइलेक्ट्रिक है जिसका एरिया A/2 ले लो। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे दो डाइलेक्ट्रिक फिल किए हुए हैं हमने यहाँ पे इस रीजन में, इसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक फिल किया हुआ है, इसमें हमने अलग टाइप का डाइलेक्ट्रिक फिल किया हुआ है। इसका है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R2, इसका एप्सिलॉन R3, इसकी थिकनेस है D/2, इसकी थिकनेस है D/2, टोटल है D। ठीक है, इसका एरिया है A/2। तो इसका जो नेट कैपेसिटेंस A और B पॉइंट के बीच में जो नेट कैपेसिटेंस है वो तुम्हें कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट। A और B पॉइंट के बीच में तुम्हें नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तीन टाइप के डाइलेक्ट्रिक, ये दोनों अलग है, ये एक अलग है। इसकी थिकनेस है D, इसकी थिकनेस D/2, इसकी D/2, इन दोनों का एरिया A/2 है, इसका एरिया A/2 है। तो इसमें देख लेना दो पैरेलल में जुड़े हैं, तो फिर जो दोनों का दो सीरीज़ में जुड़े हैं उन दोनों का जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन तीसरे के साथ पैरेलल में, तो उस हिसाब से इसको सोल्व करना है। इस पर एक क्वेश्चन और करेंगे हम, एक अच्छा सा क्वेश्चन और करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं क्या है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is charged to certain potential। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसको पहले हमने चार्ज किया किसी पोटेंशियल से एंड देन डिसकनेक्टेड, और उस पोटेंशियल को हमने हटा दिया, डिसकनेक्टेड, उस पोटेंशियल को हमने हटा दिया। फिर क्या हुआ, द सेपरेशन ऑफ द प्लेट इज, द सेपरेशन ऑफ द plate is now increased by 2.4 mm। प्लेट की सेपरेशन पहले D थी, अब मान लो उसकी सेपरेशन इंक्रीज करके 2.4 mm कर दी, एंड 3 mm डाइलेक्ट्रिक स्लैब is inserted बिटवीन दी प्लेट, और प्लेट के बीच में 3 mm की डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दी। ठीक है, 3 mm की डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दी, कीपिंग इट पोटेंशियल, कीपिंग इट्स पोटेंशियल कांस्टेंट, पोटेंशियल को कांस्टेंट रखते हुए हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसके अंदर इंसर्ट कर दी। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो यू हैव टू फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्लेट, या मीडियम कह सकते हो। प्लेट लिख लो, यहाँ पे प्लेट लिख लो। ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट है तुम्हारे पास 5, B है 4, C है 3, D है 2, ये ऑप्शन है। कैलकुलेट करो इसको पॉज करके, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो अच्छा क्वेश्चन है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटी इज चार्ज टू सर्टेन परसेंटेज, देन डेंस सेपरेशन ऑफ द प्लेट इज नाउ इंक्रीज बाय 2.4 mm, देन 3 mm डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, कीपिंग इट्स पोटेंशियल इज कांस्टेंट, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है। कर लिया होगा आई होप। क्या आंसर आया इसका, देखो। तो इसमें क्या है, हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पहले इसको चार्ज किया किसी बैटरी से, इसकी सेपरेशन थी हमारे पास D। क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। ठीक है, चार्ज इस पर देखो, बैटरी V से इसको कनेक्ट कर दिया, तो इस पर चार्ज कितना होगा CV, इस पर प्लस CV आ जाएगा, टोटल चार्ज Q आ जाएगा, इस पर माइनस CV आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा अब क्या हुआ, इन दोनों की प्लेट थी पहले D थी थिकनेस, अब इसको इंक्रीज़ कर दिया D से कितना 2.4, मतलब अब थिकनेस होगी D प्लस 2.4 mm, 2.4 mm। अब थिकनेस होगी D प्लस 2.4 mm, और बैटरी हटा दी तो मतलब चार्ज अब कॉन्स्टेंट रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। बैटरी हटा दी, जो चार्ज पहले आ गया था वही रहेगा। अब इस पे चार्ज है CV और इस पे चार्ज है माइनस CV। ठीक है, इस पे चार्ज है CV और माइनस CV। अब देखो इसमें क्या होगा हमारे पास, अब इसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज़ कर दी D प्लस 2.4, और इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया हमने, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जिसकी थिकनेस है 3 mm। इसका हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है। अब देखो, वाइल कीपिंग पोटेंशियल, वाइल कीप पोटेंशियल फिक्स, पोटेंशियल को फिक्स रखा है, चार्ज हमें पता है फिक्स,
फिक्स है तो कैपेसिटेंस भी सेम होगा। पहले कैपेसिटेंस कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, पहले कैपेसिटेंस था हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। हमने पोटेंशियल को फिक्स रखा है, जब ये काम कर रहे हैं हम, जो भी इसकी थिकनेस इंक्रीज़ की और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी, तो इसका जो पोटेंशियल था वो फिक्स रखा है, मतलब चार्ज तो फिक्स था ही, पोटेंशियल भी फिक्स कर दिया, मतलब सी भी कॉन्स्टेंट होगा। सी कॉन्स्टेंट होगा मतलब जो पहले कैपेसिटेंस था वही बाद में होगा। पहले था हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अब कितना है एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम कितना है हमारे पास, वैक्यूम है डी प्लस 2.44, तो टोटल है हमारे पास डी प्लस 2.4 तो टोटल है, -3 जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसकी थिकनेस 3, ये हमारा वैक्यूम है, वैक्यूम की थिकनेस अपॉन 1 प्लस जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसकी थिकनेस 3 अपॉन एप्सिलॉन आर। बस ये फॉर्मूला, इसको डी के जो हमारा एप्सिलॉन आर है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास डी माइनस 0.6 प्लस 3 बाई एप्सिलॉन आर इक्वल टू डी, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 बाई एप्सिलॉन आर इक्वल टू 0.6, 10 नीचे आ जाएगा, 2 1/5, तो एप्सिलॉन आर आ जाएगा यहाँ पे 5। आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, एप्सिलॉन आर आ जाएगा 5। देखो इसमें क्या किया था हमने, थिकनेस इंक्रीज कर दी थी, देखो वही जनरल फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, वैक्यूम की थिकनेस अपॉन 1 प्लस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस अपॉन एप्सिलॉन आर। वैक्यूम की थिकनेस कितनी है, डी प्लस 2.4 -3, क्योंकि पहले डी थी, इंक्रीज़ कर दिया था 2.4 से, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी थी 3 mm की, तो 3 माइनस करना पड़ेगा तभी वैक्यूम का आएगा 3 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे कैपेसिटर में हम, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें देखते हैं हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे एक लेक्चर और करेंगे जिसमें हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सभी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के हो गए और कैपेसिटर के हो गए। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक उसमें रह गए थे, और हमें कंडक्टर भी डिस्कस करना है इसमें। अभी कंडक्टर भी हमें डिस्कस करना है, एक लेक्चर हम कंडक्टर पे भी करेंगे जिसमें कंप्लीट हम कंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्स कितना लगेगा अंदर कंडक्टर, जो कंडक्टिंग मेटेलिक स्फेयर है उसके अंदर का प्रेशर क्या होगा, ये सब चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे।